Good afternoon to our participants. We are waiting for other participants to also join. So, we're looking to start in another 5 minutes. Good afternoon. और मैं आशीष भसीन, सीनियर मैनेजर एनसीडीएक्स, आप सभी का स्वागत करता हूं ये खास सप्ताह में, जो कि है विश्व निवेशक सप्ताह 2020, 23 से 29 नवंबर। निवेशक जागरूकता, आर्थिक सुरक्षा का रास्ता। अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। आज हमारा जो है आईपी है अपना गुड फ्यूचर्स पे। तो उससे पहले एक जनरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो इकोसिस्टम रहा है उस पे एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो 19वीं सदी से स्टार्ट हुई थी, जबकि बॉम्बे की जो कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद हमने देखा 1910 से 1930 के पीरियड के बीच में कई सारी कमोडिटीज जैसे कि जूट और ऑयल सीड्स, इन सब में भी ट्रेडिंग देखी गई। 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एस्टैब्लिश हुआ, जो कि इस मार्केट का रेगुलेटर हो गया था। और उसके बाद हमने 20वीं सदी में देखा कि कभी हम पीरियड रहे जब ऑन एंड ऑफ बैन्स होती रही कमोडिटीज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में जो लिस्ट थी कमोडिटीज की, उसको एक्सटेंड किया है। इसके बाद 2003 में कई सारी मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंजेस ने स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन। और अभी की हम बात करें सितंबर 2015 से, सारी एक्सचेंजेस के जो रेगुलेटर हैं वो सेबी हैं सिंस सितंबर 2015। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है।
जिसके अंडर सेबी जो हमारे रेगुलेटर हैं वो आते हैं। उसके बाद नेशनल एक्सचेंजेस एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स और अब हाल फिलहाल में एनएससी और बीएससी भी आ गए हैं। तो सितंबर 2015 में जब से जैसे आपको बताया सेबी ने एज अ रेगुलेटर टेक ओवर किया एफएमसी से। जून 2017 में कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शंस को अनुमति दी गई और कैटेगरी 3 एआईएस को साथ में अनुमति दी गई ट्रेडिंग के लिए। सितंबर 2017 में सेबी ने जो इक्विटी और कमोडिटी की जो ब्रोकिंग की आर्म्स थी उन सबको इंटीग्रेशन करने के लिए परमिशन दे दिया और बैंक सब्सिडरीज वर आल्सो अलाउड कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बैंक्स वर परमिटेड टू पार्टिसिपेट एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। सितंबर 2018 में एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को परमिट कर दिया कि वो इंडियन मार्केट्स जो हैं उसके अंदर अपना एक्सपोजर ले सकते हैं उन कमोडिटीज में जिनके अंदर उनका डायरेक्ट एक्सपोजर है। मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड और पीएमएस को भी अलाउ कर दिया कमोडिटी डेरिवेटिव्स में और हाल फिलहाल में जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस को भी ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया गया। अगर हम लिस्टेड कमोडिटीज की बात करें तो बाजरा, बार्ले, चना, मेज, बीट, मूंग और पैडी ये सीरियल्स एंड पल्सेस के ग्रुप में आती हैं जो ट्रेड होती हैं। स्पाइसेस में कोरिएंडर, जीरा और टर्मरिक। और फाइबर्स की अगर हम बात करें तो शंकर कपास और कॉटन सीड ऑयल केक। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड और ग्वारगम और ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में सोयाबीन, रिफाइंड सोया, मस्टर्ड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल और सीजम सीड। ये सारी कमोडिटीज हैं जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो अगर हम एक डिफरेंस की बात करें कि कमोडिटीज वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो एक्चुअल डिलीवरीज के माध्यम से सेटलमेंट रहती है, जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वो सिर्फ कैश सेटल्ड होते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्योंकि एक फिजिकल कमोडिटीज की सेटलमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी और क्वालिटी के डिफरेंसेस आ जाते हैं, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऐसे डिफरेंसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट जो है वो कमोडिटीज में आपकी रहेगी असेइंग, वेयरहाउसिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट। वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ज्यादातर ये आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट ही होल्डिंग कॉस्ट मानी जाती है। फिजिकल मार्केट्स आर सीजनल इन नेचर और जबकि कैश मार्केट्स आर ओपन थ्रू आउट द ईयर, दे आर वेरी एक्टिव। So the factors that are impacting our demand and supply, import export regulations and government intervention. Whereas in case of financial derivatives, the factors that are impacting are global and local economic condition, the performance of the entity and the taxation structure. तो अब हम अपनी जो मेन टॉपिक है गुड फ्यूचर्स, तो हम उसकी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कमोडिटी का। तो इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग नियरली 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। 13.6 मिलियन मेट्रिक टन की ग्लोबल प्रोडक्शन थी, जिसके अंदर तकरीबन हमारा अगर हम 18-19 में देखें तो 8.17 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन था। ब्राजील जो है वो भी एक मेजर एक्सपोर्टर है गुड़ का, और यूएसए, चाइना और इंडोनेशिया ये सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं जैगरी के। और इंडिया के अंदर अगर हम स्टेट्स वाइज की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु ये मेजर स्टेट्स हैं जो कि अराउंड 80% गुड़ का प्रोडक्शन करते हैं। गुड़ की जो प्रोडक्शन साइकिल है वो लार्जली आपके अक्टूबर से स्टार्ट होके अप्रैल तक चलती है। ये मतलब शुगर केन का हार्वेस्ट सीजन है, और जैसे कि आप सब जानते हैं शुगर केन इज द रॉ मटेरियल फॉर गुड़ प्रोडक्शन। और ये मंडी अराइवल्स का डेटा है जो कि हमने आपको बताया मेन जो स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, एपी, तो ये क्रिटिकल स्टेट्स हैं गुड़ के लिए, तो ये उनकी अराइवल डेटा है।
इसका जो सौजन्य है वो एगमार्क नेट का है। जो स्टेक होल्डर्स हैं गुड़ की वैल्यू चेन में, वो हैं आपके किसान, प्रोसेसर्स और ट्रेडर्स। तो एक टिपिकल, अगर हम गुड़ की वैल्यू चेन की बात करें तो गन्ना जैसे किसान ने उगाया, और जब वो हार्वेस्ट करके उसको जो गुड़ के प्रोसेसर्स, जनरली तो ये आपके लोकल कोल्हू वाले रहते हैं, उन पे लेके जाता है और वो इसको गुड़ बना के एग्रीगेटर्स और कमीशन एजेंट्स को देते हैं, जो कि फाइनली फिर डोमेस्टिक रिटेलर्स और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास आता है। जो किसान का वैल्यू एडिशन रहता है वो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज का रहता है। जो एग्रीगेटर्स और कमीशन एजेंट जो काम करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का करते हैं। प्रोसेसर्स जो हैं वो बेसिकली जैगरी मेकिंग में, प्रोसेसिंग में और प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेबलिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं, और रिटेलर्स जनरली मार्केटिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं। In order to mitigate the risks that are associated with the price fluctuations in good, NCDEX is introducing the futures contract in good feed grade. तो अभी हाल फिलहाल में गुड़ का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है, जिसकी जानकारी आपको कुछ समय में दी जाएगी। गुड़ का जो भाव है वो बहुत वॉलेटाइल है, एंड क्योंकि इतने वॉलेटिलिटी में एक प्राइस रिस्क का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए एक हेजिंग बहुत अच्छा टूल है, और उसके लिए एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए एक हेजिंग का टूल बन के आ सकता है, विश्वसनीय टूल हेजिंग के लिए। और कंटिन्यूअस हमने देखा है कि गुड़ की प्रोडक्शन में अभी हाल फिलहाल में इजाफा काफी देखा गया है, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है गुड़ का वो फीड इंडस्ट्री में जाता है, पशु आहार में, और इससे इसका फीड कॉस्ट पे भी काफी इम्पैक्ट आता है। और ये कमोडिटी काफी अच्छी प्रोडक्शन रहती है, जैसे कि अभी गत वर्ष में आपने देखा 18-19 में अराउंड 81 लाख टन का प्रोडक्शन था। तो इसकी कोई इंट्रोड्यूस करने में ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं है। ये स्पॉट प्राइसेस की मूवमेंट रही है, जो हम देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से। ये बेसिकली जब गुड़ लास्ट ट्रेड हो रहा था एनसीडीएक्स के फ्यूचर्स तक के लिए गए हैं, और 16-17 से ये स्पॉट की वॉलेटिलिटी ली गई है, जो 18-19 में हमने 19.2% देखी, जो कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल हम देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर इज द बेसिस सेंटर फॉर गुड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और इसका बेसिस जो है वो मुजफ्फरनगर है, जो कि यूपी का एक जिला है। और यूपी गुड़ के लिए सबसे बड़ा स्टेट है प्रोडक्शन के हिसाब से, और अराउंड 47% की इंडिया की प्रोडक्शन मुजफ्फरनगर से आती है। और वहां पे काफी सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मंडी काफी उसकी एक्टिव है। तो एक बेंचमार्क माना जाता है गुड़ के भावों के लिए मुजफ्फरनगर। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि बताया आपको गुड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो टिकर सिंबल हमने ईज के लिए गुड़ ही रखा है। और यूनिट है 10 मेट्रिक टन का, डिलीवरी यूनिट भी 10 मेट्रिक टन का है, मैक्सिमम ऑर्डर साइज 500 मेट्रिक टन का है। जो कोटेशन आएगा स्क्रीन पे वो 40 किलो का भाव आएगा, और इसमें टिक साइज 50 पैसे का रखा गया है। क्वांटिटी वेरिएशन ±5% है। और जो बेसिस है मुजफ्फरनगर एक्स कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस है, इसमें लोकल सारे टैक्सेस इंक्लूडेड रहेंगे भाव में, बट इट वुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो डिलीवरी लॉजिक रहेगा वो कंपलसरी डिलीवरी रहेगा, और जो डिलीवरी स्पेसिफिकेशन है वो अपॉन जैसे भी अपनी एक्सपायरी होगी, तो आउटस्टैंडिंग जो पोजीशन है वो कंपलसरी डिलीवरी में कल्मिनेट होगी। और ड्यू डेट जो है इसका हर महीने की 20 तारीख का रखा गया है, और अगर 20 तारीख को कोई छुट्टी है या शनिवार या इतवार पड़ता है, तो उससे पहले वाला दिन उसका एक्सपायरी हो जाएगा। ये इसके क्वालिटी पैरामीटर्स है। इसमें सबसे ज्यादा नोट करने की बात यह है कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट 70 पीपीएम का था, जो अब बढ़ा के 150 पीपीएम कर दिया गया है, क्योंकि ये एक फीड ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका लॉन्च कैलेंडर है, तो जो इसका एक टेंटेटिव लॉन्च कैलेंडर है जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्टर गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, तो एक जागरूक इन्वेस्टर को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो
जो सेबी या एक्सचेंज के सर्कुलर हैं उसको रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए ताकि उसको सारी जानकारी विस्तृत में मिलती रहे। एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही उसको अपनी ट्रेड करनी चाहिए और अपना जो भी यूसीसी में केवाईसी रिक्वायरमेंट रहता है उसको पूरा भर के रखे और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और रिस्क डिस्क्लोजर की स्टेटमेंट को हमेशा एक इंसिस्ट करे और उनको पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिल हर सेटलमेंट का लेना अनिवार्य रहेगा। अगर कोई एक इन्वेस्टर मतलब उस तरीके से उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट में। और ये ध्यान रखिए कि कोई डुप्लीकेशन ना हो उसमें और प्रॉपर साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट हो जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो जो रहती हैं, मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ये सारी जानकारी उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी चाहिए। और आप इसकी क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट से। और अपना जो मार्जिन और एमटीएम ऑब्लिगेशन है वो टाइम टू टाइम भरिए और उसका ना भरने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे अपने आप को अपडेट रखिए। और कभी डब्बा ट्रेडिंग में कभी ना पढ़िए और जब जो है इन्वॉल्व उनको इससे मना करिए कि इसके रिस्क काफी बड़े हैं और काफी इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें आप ना पढ़ें। हमेशा अपनी होल्डिंग स्टेटमेंट को अपनी जो आपकी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है उससे हमेशा मैच करिए। हमेशा अकाउंट पे ही का चेक इशू करिए जो भी आपके ब्रोकर के नाम पे आप इशू करते हैं। पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स चेक करिए और कभी भी अनऑथराइज इंटरमीडियरी के चक्कर में ना पड़िए बिकॉज उसकी सेटलमेंट गारंटी का मैकेनिज्म जो है वो एक्सचेंज के पास नहीं रहता। डू नॉट डील विद एनी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। डोंट अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। और जैसे बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, कोई बड़े बड़े प्रोमिसेस करता है कि आपको फना फना रिटर्न देगा, तो उन एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े और अपने रिस्क को समझे बिना ट्रेडिंग स्टार्ट ना करिए। तो इन सारी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिए और हम उम्मीद करते हैं आपका टाइम अच्छा रहे ट्रेडिंग में, आप अच्छा ट्रेड करें। इसी के साथ मेरा ये सेशन कंप्लीट होता है। मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज हमसे पूछ लीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि गुड़ किस कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स जैसे दिखाए अभी कोई उसके अंडर नहीं आ रहा है, ये एक नया कॉम्प्लेक्स आएगा शुगर एंड स्वीटनेस का, गुड़ उसके अंडर आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज पीपीएम। तो पीपीएम इज बेसिकली इट्स यूज इन साइंटिफिक टर्म्स। ये पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है सर। तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में एक बार दोबारा से वो स्लाइड ओपन कर देता हूं। तो ये हमारी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है। सुक्रोज ऑन ड्राई बेसिस परसेंट बाय मास, मतलब कि जो हमारा जो भी गुड़ है उसमें से कम 75 से 80% सुक्रोज। सुक्रोज इज वो एलिमेंट जिससे कि मिठास आती है उसमें, तो वो 75 से 80% ही रहना चाहिए। सिमिलरली रिड्यूसिंग शुगर्स जो है ये एक अलग तरीके का केमिकल रहता है जो कि क्लैरिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। ये 10 से 15% ही मैक्सिमम होना चाहिए, ये ज्यादा मात्रा में नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर जो है यानी नमी जो है वो 10% की ही रखी गई है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि मैंने बताया एक केमिकल है, उसकी मैक्सिमम जो है वो 150 ppm की है। वाटर इनसॉल्युबल मैटर, मतलब जो मैटर है अगर हम गुड़ को घोलते हैं पानी में तो ज्यादातर गुड़ सारा घुल जाता है, तो उसमें से जो परसेंट जो घुलेगा नहीं वो 1.5% मैक्सिमम रहना चाहिए। सल्फेटेड ऐश जो कि एक बाय प्रोडक्ट है गुड़ फॉर्मेशन का, जो गुड़ बनाते हैं तो सल्फेटेड ऐश शुगर में भी होता है और ये गुड़ में भी रहता है, तो उसमें 3.5% मैक्सिमम उसका वो हिस्सा रहना चाहिए। और इसकी जो ऐश जो है जो कि मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब हम मिक्स करें तो उसमें 0.3% ही रहनी चाहिए जो कि मिक्स ना हो। उससे ज्यादा रहेगी तो वो पैरामीटर के हिसाब से नहीं रहेगा।
तो एनी फर्दर क्वेश्चंस और फर्दर क्लैरिटी कुछ चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हैं तो कृपया आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूँ क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं अपने सारी जो भी अतिथिगण आए हैं इसमें सेशन में पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सप्ताह उनके लिए अच्छा रहेगा। ये हमारा जो निवेशक जागरूकता सप्ताह है, इसमें उनको जो भी जानकारी चाहिए ट्रेडिंग से जुड़ी हुई वो उनको विस्तृत में मिले और करता हूँ कि उनकी ट्रेडिंग सफल रहे। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। सो थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।